हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 की जो बुक फ्लेमिंगो है उसका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसे पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में पढ़ेंगे। अल्फोंस डोडे वॉज अ फ्रेंच नोबलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। जो अल्फोंस डोडे थे वो एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांको प्रशियन वॉर। जो लास्ट लेसन है ये लिया गया है फ्रांको प्रशियन वॉर के किसी अध्याय से लिया गया है। इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई प्रशां लेड बाई बिस्मार्क। इस युद्ध में जो फ्रांस था उसकी हार हुई, फ्रांस को की हार होती है और जो प्रशां की जो सेना थी उसको लीड कर रहा था बिस्मार्क। प्रशां देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। प्रशां जो उस टाइम का एक कंट्री थी, प्रशां वो आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया को मिलकर बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड लॉरेन हैव पास इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में जो फ्रांस की हार हुई थी तब फ्रांस के दो जिले थे, एल्सास और लॉरेन, वो प्रशां के हाथ में चले गए थे। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इस पूरी कहानी को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस फ्रांस की जो हार हुई थी इससे वहाँ के स्कूली जीवन पर क्या असर पड़ता है। अब हम स्टोरी को पढ़ेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट डीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. इस चैप्टर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है फ्रांच और उसके टीचर रहते हैं मिस्टर एम हेमल। तो वो अपने स्कूल के बारे में बताता है कि आज उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत देर से घर से निकला और मैं बहुत भयभीत था कहीं मुझे डांट ना पड़े, क्योंकि जो हमारे टीचर थे एम हेमल उन्होंने मुझे पार्टिसिपल के कुछ क्वेश्चन याद करने के लिए दिए थे और मैंने उन क्वेश्चंस को याद नहीं किया था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा, ये फ्रांस कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि आज मैं स्कूल न जाऊं और पूरे दिन को कहीं बाहर ही इधर उधर घूम करके स्पेंड कर लूँ। इट वॉज सो वार्म, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. जो दिन था वो काफ़ी गर्म था और धूप काफ़ी तेज़ थी। जो जंगल था वहाँ पर चिड़ियाओं की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी और जो खुले मैदान थे, खुला जो ओपन फील्ड था, सॉमिल होता है लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री या मशीन जो होती है, वहाँ पर एक खुला मैदान था जहाँ पर प्रशियन जो सोल्जर्स थे वो अपना अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, क्योंकि ये सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना ज़्यादा रुचिपूर्ण था पार्टिसिपल्स से। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन मेरे में खुद को रोकने की क्षमता थी और मैं तेज़ी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। When I passed the town hall, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, there was a crowd in front of the bulletin board. वहाँ पर मैंने बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को इकट्ठा देखा। For the last 2 years, all our bad news had come from there. क्योंकि पिछले 2 साल से हमारे लिए जो भी बुरी खबरें आ रही थी युद्ध से संबंधी, वो वहीं से आ रही थी। और जो बुरी खबरें थी वो क्या थी? The lost battles, the draft, the order of the commanding officer. जो बुरी खबरें थी वो थी हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट होता है कंपलसरी रिक्रूटमेंट होता है आर्मी में। जब देश की सेना में काफ़ी कैजुअलिटी हो जाती है तो किसी को भी वॉलंटियरली आर्मी में भेजा जाता है। और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनके जो भी आदेश आते थे वो सब वहीं पर खबरें लगी होती थी, इसलिए सभी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड से हमें मिलती थी, फ्रांस कह रहा है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं अपने ही मन में मैंने सोचा बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात होगी, आज लोग इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर लोगों ने लगा रखी है, आज क्या खबर होगी ऐसी। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस, फिर मैं जितनी तेज जा सकता था मैं आगे की तरफ बढ़ा। तब
वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ था जो लोहे का काम करता है, वॉचर, वो मुझे मिला। मैंने उसे देखा। विथ हिज अप्रेंटिस, वो अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने प्रशिक्षुओं के साथ वहाँ पर था। रीडिंग द बुलेटिन, जो खबर को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, उसने मुझे बुलाया और कहा कि अरे लड़के, इतनी तेज़ मत दौड़ो। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि तुम्हारे पास अभी स्कूल पहुँचने के लिए काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जल्दी से बिना रुके और तेज़ी से मैं दौड़ा और स्कूल में पहुंच गया। एम हेमल का जो लिटिल गार्डन था स्कूल में, वहाँ पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जब भी आमतौर पर जब स्कूल खुलता था तो वहाँ पर बहुत सारा शोरगुल होता था। इतना शोर होता था कि जो बाहर स्ट्रीट गलियों तक सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की जो आवाज़ें हैं वो वहाँ तक आती थी। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और सभी बच्चे ग्रुप में पढ़ते थे लेसन अपने अपने चैप्टर जोर जोर से, तो वो आवाज़ें गलियों तक आती थी, लेकिन आज नहीं आ रही थी। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर और एयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी जोर की आवाज़ होती थी कि हमें क्लास में कुछ भी समझने के लिए अपने हाथों को अपने कान पे लगाना पड़ता था और तब जाके बातें सुननी पड़ती थी। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और हमेशा टीचर की जो रूलर स्टिक जो होती है उसको टीचर मेज़ पर जोर जोर से मारते थे ताकि क्लास चुप हो जाए। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, और लेकिन आज ये सभी चीज़ें बिल्कुल बंद थी, बहुत सन्नाटा वहाँ पर पसरा हुआ था। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, और मुझे उस शोरगुल में और भीड़ के बीच अपने डेस्क तक पहुंचना था बिना किसी के ध्यान में आए हुए, ताकि मुझे कोई देख ना पाए। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन इस दिन हर चीज़ इतनी शांत थी, वहाँ पर बिल्कुल भी शोर नहीं हो रहा था, जैसे कि संडे मॉर्निंग होगी, आज स्कूल नहीं होगा, इतना यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था जबकि स्कूल था उस दिन। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन द प्लेसेज, वो सभी अपनी अपनी जगहों पर पहले ही बैठ चुके थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो एम हेमल थे हमारे टीचर, वो इधर उधर क्लास में वॉक कर रहे थे और अपने आर्म के नीचे बगल में उन्होंने अपनी आयरन रूलर, लोहे की जो छड़ी थी, वो रखी हुई थी अपने पास, और इधर उधर वॉक कर रहे थे कमरे में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, मुझे सबके सामने दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने ही क्लास में एंटर करना पड़ा, जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ थ्रेटेंड आई वॉज, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और मैं कितना भयभीत या डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quietly, little Franz. We were beginning without you." M. Hamel ने मुझे बुलाया और वेरी पोलाइटली मुझसे कहा कि अपनी सीट पर, जल्दी से अपनी सीट पर चले जाओ फ्रांज, आज बिना तुम्हारे ही हम चैप्टर पढ़ने वाले थे, लेकिन चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और जल्दी से अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए मैं नोटिस नहीं कर पाया कि आज हमारे टीचर ने, हमारे गुरुजी ने अपना प्यारा सा ग्रीन कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड एंड द लिटिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, उन्होंने अपनी फ्रिल्ड शर्ट, एक झलरदार कमीज और लिटिल ब्लैक सिल्क है कैप उन्होंने पहनी हुई थी, काली सिल्क की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, इन सभी पर कढ़ाई हो रखी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, इन कपड़ों को, इस ड्रेस को वो इंस्पेक्शन के दिन और प्राइज डे, स्कूल का जो एनुअल डे प्राइज डे होता है, उसके अलावा कभी नहीं पहनते थे, लेकिन आज उन्होंने पहना हुआ था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बड़ा अजीब सा लग रहा था। एंड सोलम, और सीरियस, गंभीर सभी बैठे हुए थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित मैं उस चीज़ को देख करके था, जो पिछले बेंचेस थे, क्लास की जो लास्ट सीट थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्व्स,
उस पर गांव के लोग बच्चों की तरह चुपचाप बैठे हुए थे। ये कौन कौन थे? ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। यहाँ पर वृद्ध हॉजर, एक व्यक्ति है, बूढ़ा आदमी, वो अपनी तिकोनी हैट पहन करके वहाँ बैठा हुआ है। द फॉर्मर मेयर, जो नगर के पूर्व मेयर थे, वो वहाँ पर आए थे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इनके अतिरिक्त और कई लोग गांव के वहाँ पर आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दुखी दिख रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, हॉजर अपनी एक पुरानी सी प्राइमर, वर्णमाला की एक किताब लेकर के आया था। थम्ड एट द एजेस, और उसको हाथ में रखा हुआ वो लेकर के आया था, बैठा हुआ था। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसने घुटने पर वो किताब रखी हुई थी, उसके ऊपर अपने चश्मे रखे हुए थे उसने। वाइल आई वॉज वंडिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सभी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था, एम हेमिल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. जो हमारे टीचर थे एमएमएल, वो अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने अपनी प्यारी सी और गंभीर आवाज़ में उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों, ये मैं आज आपको अंतिम पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ. बर्लिन से आदेश आ चुका है, अब से हमारे एल्सास और लॉरेन के सभी स्कूलों में हम फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे बल्कि जर्मन पढ़ेंगे. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया टीचर आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग पूरी तरह से ध्यान दें इसमें. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शब्द मेरे लिए किसी बिजली गिरने के समान थे, ऐसा फ्रांस कह रहा है. ओ द wretches, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. अच्छा, तो ये वही खबर थी जो टाउन हॉल पर रखी हुई थी, ऐसा फ्रांस ने सोचा. लिखी हुई थी जो खबर टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में, क्या ये वही खबर थी? एक बुरी खबर और इसके लिए आ गई है कि अब से ये फ्रेंच लैंग्वेज नहीं बल्कि जर्मन इन्हें पढ़नी पड़ेगी. माई लास्ट लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हैड हार्डली न्यू हाउ टू राइट. फ्रांस सोचता है कि ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है, अभी तक मुझे फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी तक नहीं आती है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, क्या मैं अब नहीं पढ़ूंगा? आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यहीं रुकना पड़ेगा? देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, इसलिए मैं कितना दुखी महसूस कर रहा था कि मैंने समय पर अपने पाठ नहीं पढ़े, अपनी जो भाषा थी लैंग्वेज उसे नहीं सीखा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैंने इसके अलावा क्या काम किए. मैं जब स्कूल आता था तो रास्ते में छुप जाता था, पक्षियों के अंडे ढूंढता था. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं स्लाइडिंग के लिए चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस अ वाइल अगो, मेरी किताबें जो अभी तक मुझे मुसीबत लगती थी और मैं किताबों को देख करके बहुत परेशान होता था, पढ़ने का मन नहीं करता था. शो हैवी टू कैरी, बहुत ज़्यादा भारी मुझे लगती थी वो कैरी करने में. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, हिस्ट्री की किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरे पुराने दोस्त हो गए. दैट आई कुड नॉट गिव अप, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, त्याग नहीं सकता. एंड एम हेमेल टू, और जो एम हेमेल है टीचर, उनको भी मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं वो. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट, क्योंकि ऐसा विचार कि वो अब चले जाएंगे, इससे मैं काफ़ी परेशान था इन सभी चीज़ों से. दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, क्या मैं उन्हें अब कभी नहीं देख पाऊँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और इन सभी चीज़ों से कि अब एमएमएल हमें कभी नहीं पढ़ाएंगे, अब मैं कल से उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा. तो इन चीज़ों ने मुझे उनकी जो रूलर थी, जो स्टिक थी, छड़ी जिससे वो हमें मारते थे, उसके बारे में भी भुला दिया. मैं वो मार भूल गया थोड़ी देर के लिए, उनकी डांट थी उसे भूल गया, और कितने स्ट्रिक्ट वो थे, ये सभी चीज़ें मैं भूल गया. और मैं दुखी था अपने टीचर के लिए और अपनी लैंग्वेज के लिए. फ्रांस कह रहा है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स. शायद ये लास्ट लेसन के सम्मान में ही उन्होंने आज अपने जो
संडे को पहनने वाले जो कपड़े थे उनके, जो प्राइज डे वगैरह को पहनते थे, वो इसीलिए पहने उन्होंने, ऐसा फ्रांस सोचता है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। अब मैं समझ गया था कि गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे, बूढ़े आदमी, वो क्यों हमारी क्लास में आकर के बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, या इसलिए क्योंकि वो दे वर सॉरी टू, कि उन्हें भी बहुत खेद प्रकट करने वो आए थे, उन्हें भी काफ़ी दया आ रही थी इन सब चीज़ों को देख करके, और वो खेद व्यक्त करने के लिए वहाँ पर आए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। किस चीज़ का खेद? क्योंकि वो स्कूल नहीं जा पाए थे, वो अपने समय पर उन्होंने स्कूल नहीं पढ़ा था। सभी लोग काफ़ी लोग उनमें से अनपढ़ थे जो स्कूल नहीं जा पाए थे। अब उन्हें दुख था कि अब हम अपनी लैंग्वेज को हम भी कभी नहीं सुनेंगे आज के बाद। एक तो वो स्कूल नहीं पढ़े थे, फिर अब कल से उनके पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक नई लैंग्वेज जर्मन सभी को पढ़ाई जाएगी और उसी में लोग बात करेंगे, इसलिए वो बहुत दुखी थे सभी गांव के लोग भी। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. वो सभी लोग यहाँ पर हमारे टीचर एम हेमेल का धन्यवाद करने आए थे, क्योंकि उन्होंने 40 साल तक यहाँ पर अपनी सेवा दी थी एक अध्यापक के रूप में, और शायद वो सभी अपने देश के प्रति अपने सम्मान को दिखाने भी आए थे, जो कि अब उनका नहीं रहा, जो कंट्री अब उनकी नहीं रही, क्योंकि कल से वो प्रशा के अंडर में चले जाएंगे दोनों डिस्ट्रिक्ट। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इस सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी तक मैंने सुना कि मेरा नाम लिया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब मेरी बारी थी कहने की, पढ़ने की या कहने सुनाने की, चीज़ों को सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्योंकि अब मुझे वही चीज़ पूछी गई जो मैंने नहीं पढ़ी थी या मुझे नहीं आती थी, वो dreadful rule for the participle, क्योंकि मैं काफ़ी डरा हुआ था, भयभीत था, उसके रूल मुझे याद नहीं हुए थे पार्टिसिपल के, और मुझसे वही चीज़ पूछी गई। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। मैंने सोचा कि मैं ज़ोर से बोलता हूँ एक साथ, और क्लियरली मैंने बोलने की कोशिश की कि मैं एक ही बार में बोल दूँगा जैसा भी है, लेकिन मैं नहीं बोल सका। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। मैंने फर्स्ट वर्ड में ही मिस्टेक कर ली, गलती कर ली, और मैं चुप खड़ा रह गया वहीं पे। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़ते हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो था वो काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था डर के मारे। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आई हर्ड एम हेमेल से टू मी, मैंने सुना एम हेमेल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉर्ड यू लिटिल फ्रांस, अरे छोटे फ्रांस, अब मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, शायद तुम्हें बहुत बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसे हुआ। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर दिन हम खुद से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, अरे छोड़ो हमारे पास बहुत समय है, हम किसी भी काम को कल पे टालते हैं और कहते हैं, हम कहते थे कि मैं कल कर लूँगा ये काम, आज छोड़ो। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो हम कहाँ आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, अब देखो जो एल्सास है वो बहुत बड़े संकट में है, और ये बहुत बड़ी मुसीबत है एल्सास के लिए। क्या? सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, अब कल तक ही यहाँ पर जो पढ़ाई वगैरह है वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, कल से हम नई लैंग्वेज सीखेंगे। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब क्योंकि वो लोग जिनके अंडर में अब कल से तुम आ गए, वो अब आके तुमसे पूछेंगे, उनको ही अधिकार है तुमसे पूछने का। किस बात का? हाउ इज़ इट, ये कैसे हुआ? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो ऐसा दर्शाते हो, ऐसा शो कर रहे हो कि हम फ्रेंचमैन हैं, हम फ्रांस के लोग थे, नेटिव ऑफ फ्रांस, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम्हें अपनी जो भाषा है, खुद की भाषा, फ्रेंच भाषा नहीं तुम्हें पढ़नी आती है, नहीं तुम्हें लिखनी, तो फिर तुम कैसे फ्रेंचमैन हो? ऐसा वो लोग तुम पे तंज मारेंगे कल से। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी हालत ख़राब नहीं है, तुम ही इसमें कमज़ोर नहीं हो। पोअर लिटिल फ्रांस, अरे फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रेप्रोच आवर सेल्फ विद, मतलब ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, इसमें हम सभी का दोष है। रेप्रोच, दोष।
योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता थे उनको तुम्हारी बिल्कुल भी पढ़ाई की चिंता नहीं थी। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, उन्होंने हमेशा तुम्हें फार्म पर या मिल में काम करने के लिए भेजा, पढ़ाई को प्रेफरेंस नहीं दिया, तुम्हारे काम को प्रेफरेंस दिया। शो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम थोड़ा बहुत पैसा कमा लो। एंड आई, और आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है, मैं भी इसका दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैं तुम्हें हमेशा पौधों को पानी डालने के लिए नहीं भेजता था, बजाय तुम्हें चैप्टर पढ़ाने के मैं बोलता था जाओ जरा पौधों में पानी डाल के आओ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो टू फिशिंग, जब भी मैं मछली पकड़ने जाने का मेरा मन करता, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुम सभी बच्चों की छुट्टी नहीं कर देता था। अपनी भी वो गलती मान रहे हैं एम हेमेल। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फिर एक बात के बाद दूसरी बात, जो एम हेमेल थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में हमें सब बातें बताने लगे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो कहने लगे कि जो फ्रेंच भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषाओं में से एक है, द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट है, द मोस्ट लॉजिकल, और बहुत ही तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसीलिए हमें इस भाषा को अपने आप में संरक्षित करना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एंस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोग किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितनी देर तक वो अपनी भाषा से बंधे होते हैं या अपनी भाषा उन्हें याद रहती है, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, ये ऐसे ही है जैसे उनके पास जेल की चाबी हो। अपनी भाषा अगर वो बोलेंगे तो लोग उन्हें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये किस कंट्री के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें अगर अपनी भाषा ही नहीं आएगी तो फिर वो किसी भी कंट्री के नागरिक नहीं कहलाएंगे। देन ही ओपनड ग्रामर एंड रेड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर की किताब खोली और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, और मैं बड़ा आश्चर्यचकित था यह देख करके कि मैं कितनी अच्छी तरह आज इस पाठ को समझ पाया था। ऑल ही सैड सीम सो ईजी, आज जो भी उन्होंने कहा वो बहुत आसान लगा, सो ईजी, बहुत ही आसान लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, इतना आसान था और मैं सोचने लगा कि आज तक मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक अपने पाठ को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और इससे पहले उन्होंने भी इतने धैर्यपूर्वक किसी पाठ को नहीं समझाया था, ऐसा फ्रांस सोच रहा है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था कि बेचारे हमारे टीचर एम हेमेल हमें वो सभी चीज़ें बताना चाह रहे थे जो हम नहीं जानते थे जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही क्षण में इन सभी बातों को हमारे मस्तिष्क में बिठाना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमने राइटिंग का एक लेसन पढ़ा। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, उस दिन एम हेमेल हम सभी के लिए नई कॉपियाँ लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जिन पर कि बहुत अच्छे राउंड हैंड से लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। कॉपियों पर बड़े बड़े लेटर में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेस, फ्रांस कंट्री थी, एल्सेस उनका डिस्ट्रिक्ट था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ऐसा लग रहा था कि स्कूल रूम में हर तरफ छोटे छोटे झंडे जैसे फहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और जो कि रॉड से डेस्क के टॉप पर लटके हुए थे वो झंडे, वो छोटे पेपर झंडे की तरह लग रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, आप देखना चाहिए था आपको कि हर कोई कैसे अपने कार्य पर लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और क्लास में कितनी शांति थी, कितनी खामोशी या सन्नाटा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ पेपर पर पेन से लिखने की जो आवाज़ थी वही क्लास में आ रही थी, बाकी किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीच में एक बार कुछ बीटल्स थे जो इंसेक्ट्स वो उड़े बीच में।
बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, सबसे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो वहाँ पर अपने फिश हुक को ट्रेस कर रहे थे, उनके जो मछली पकड़ने के जो हुक्स होते हैं उनको भी पेज पर ट्रेस कर रहे थे, छाप रहे थे वो बच्चे। एज इफ दैट वाज फ्रेंच, जैसे कि वो मछली पकड़ने के हुक भी फ्रेंच हों, फ्रांस के नागरिकों की तरह हों, ऐसे उनसे इतना लगाव उन बच्चों का था। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और ऊपर छत पर बड़ी धीमी आवाज़ में कबूतरों की गुटरुओं की आवाज़ें आई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में ही सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वो इन पिजन्स को, इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे? क्या कल से कबूतर भी जर्मन में गुटरुगू करेंगे या अपनी आवाज़ करेंगे? ऐसा मैं सोचने लगा, फ्रांस सोच रहा है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. जब मैं लिखते हुए बीच में अपने टीचर पर देख रहा था तो वो बिल्कुल स्थिर होकर के, बिल्कुल बिना हिले डुले वो अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और पूरे क्लास को एक छोर से दूसरे छोर तक निहार रहे थे या देख रहे थे। देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज़ पर वो देख रहे थे क्लास में, क्लास के बाहर। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो इन सभी पिक्चर्स को अपने दिमाग में कैद करना चाह रहे हों कि स्कूल में हर चीज़ कैसी दिखती थी। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कल्पना करो कि 40 साल तक जो व्यक्ति एक ही जगह पर रहा, जैसे एमएमएल एक ही जगह पर 40 साल तक रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर जो उनका गार्डन था, बगीचा, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और हमेशा उनके सामने उनकी क्लास होती और बाहर पर वो बगीचा, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वोन स्मूथ, और जो डेस्क और बेंच थे सिर्फ 40 साल में वो थोड़ा सा घिस गए हैं। द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर, जो अखरोट का पेड़ है बगीचे में वो थोड़ा ऊंचा हो गया है। एंड द होपवाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, जो होपवाइन का की जो बेल है जो उन्होंने खुद अपने हाथ से प्लांट की थी एमएमएल ने, वो अब थोड़ा बड़ी हो गई है, खिड़की से लिपट करके ऊपर छत तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और उनका दिल कितना टूट रहा होगा क्योंकि वो इन सभी चीज़ों को छोड़ना था उन्हें, या छोड़ने जा रहे थे। पुअर मैन, बेचारे एमएमएल, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, वो सुन सकते थे कि ऊपर उनकी जो बहन है वो इधर उधर मूव कर रही है। पैकिंग देयर ट्रंक्स, उनके जो बॉक्सेस हैं, ट्रंक्स हैं, सामान को पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन दोनों को कल यह देश छोड़ करके जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें फिर भी इतना साहस था, हिम्मत थी कि वो हर चैप्टर को लास्ट तक जरूर सुनेंगे, हर बच्चे से सुनेंगे और पढ़ाएंगे सभी को। आफ्टर द राइटिंग के लेसन के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हमने हिस्ट्री में एक पार्ट हमने पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, ये कोई पोएम होगी छोटे बच्चों की या कोई सॉन्ग होगा। फिर छोटे बच्चे इस गाने को चैंट करने लगे या गाने लगे, हो सकता है एमएमएल की फेयरवेल के रूप में, विदाई के लिए वो ये गाना गा रहे हों। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हौजा हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और पिछली सीट पर बैठा हुआ वृद्ध हौजर, वो भी अपने हाथ पर अपने जो पहले चश्मों को पहनता है, फिर उस प्राइमर को, जो वो वर्णमाला की किताब थी, उसको अपने हाथ पर लेकर के और बड़े बड़े लेटर में उन पर कुछ लिख रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, आप देख सकते थे कि जो हौजर है वो भी रो रहा था, वृद्ध व्यक्ति हमारे साथ। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. How well I remember it, the last lesson. और जो वृद्ध हौजर था वो भी बच्चों के साथ भी बोल रहा था, और
उसकी जो आवाज़ थी वो भावनाओं में बहुत भावुक हो रहा था और उसकी आवाज़ जो थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, आवाज़ लड़खड़ा रही थी कहने का मतलब। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसको सुनना काफ़ी फ़नी था क्योंकि उसी क्षण हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। और जो लास्ट लेसन था, कितना अच्छे से मुझे आज याद हुआ द लास्ट लेसन, जो अंतिम पाठ था कितने अच्छे से मुझे पूरा याद हुआ, ऐसा फ्रांज कह रहा है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी जो चर्च की घड़ी है उसमें 12 बजते हैं। देन द एंजलस, और जो एंजलस मीन्स जो चर्च की प्रेयर होती है वो बजनी शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, उसी समय जो प्रसियंस जो आर्मी थी वो ड्रिल से अपने अभ्यास से वापस लौट रहे थे, उनके आने का जो बिगुल था वो भी बज चुका था। साउंडेड अंडर अवर विंडो, हमारी खिड़की के नीचे से चलने की उनकी आवाज़ आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए अपनी जगह पे, वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, वो काफ़ी, उनका जो चेहरा था उसका रंग उड़ गया था, काफ़ी दुखी थे एम हेमल, और मैंने पहली बार उन्हें देखा कि वो कितने लंबे थे एम हेमल, ठीक से मैंने पहली बार देखा उन्हें, क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी डरते थे उनसे, उन्हें ठीक से नहीं देख पाते थे। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो कुछ कहने जा रहे थे लेकिन वो भावुक हो गए, उनकी आवाज़ नहीं निकल सकी और वो आगे कुछ नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गए थे, रोने लग गए थे, फिर भी उन्होंने लिखने की थोड़ा हिम्मत जुटाई। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और काफ़ी बड़े लेटर में, जितने बड़े लेटर वो लिख सकते थे उन्होंने बोर्ड पर लिखा, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, ये लिखा। देन ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर वो रुके और अपने सर को दीवार पर, ब्लैक बोर्ड के बगल में दीवार पर टच कर दिया, दीवार की तरफ अपने सर को सटा दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड्स, बिना कुछ कहे एक इशारा उन्होंने हम सभी की तरफ किया अपने हाथ से कि स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, कि स्कूल पूरी हो गई है, आप सभी लोग जा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था द लास्ट लेसन। थैंक यू।